हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे पीएसआई 2026 के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की अपनी एक क्लास हुई है। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको मज़ा आया होगा क्लास देखकर, जिसके अंदर से मोटा मोटी तौर पर बात करें तो आपका बढ़िया तरीके से उसके अंदर से आपको समझवाने की मैंने प्रयास किया था। वैसे देखा जाए तो साथियों उस क्लास के अंदर से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि जो उसके अंदर से स्थिति विस्तार के अंदर से जो सीमाओं के नाम थे ना, वो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ज़्यादा कोई खास आपके पास में है नहीं। अगर देखा जाए तो जैसे अपन एमसीक्यूज लगाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो हैं क्वेश्चन हैं आरपीएससी के द्वारा जितने भी करवाए हुए हैं, या फिर जो कोई भी बोर्ड के द्वारा इंडियन ज्योग्राफी के सवाल करवाए हुए हैं, वो सारे अपन देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। कौन सा होता है मेरे भाई? यहाँ पर से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है भारत का भौतिक स्वरूप। इससे सवाल बहुत बार बनते हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर से पेपर हुआ था, कौन सा पीएसआई टेलीकॉम वाला, उसके अंदर भी सवाल पूछा गया था। वहीं पर से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप साथियों एकदम बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि साथियों कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटे, सारी चीज़ें मैं कवर करते हुए आपको बताऊँगा। दूसरा बात करें तो साथियों एनसीईआरटी और कोई ऑथेंटिक बुक, दोनों बुकों का अपन कॉमन कर कर यहाँ पर से पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की प्रयास नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर से साथियों भारत की स्थलाकृतियाँ देखेंगे, पर्वत पठार और मैदानों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है लाला, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। भारत की अगर भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करें तो साथियों भारत के अंदर से उच्चावच संबंधी विविधता पाई जाती है। मतलब कि कहीं पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर से पर्वतों का जो परसेंटेज है वो 10.5% है। पठारों का बात करें तो साथियों 27.7% है। पहाड़ियाँ यहाँ पर से 18.6% पाई जाती हैं और मैदान है वो 43.2% पाए जाते हैं। मतलब कि मैदानों का जो विस्तार है वो सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम बात करें तो पर्वतों का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में। अब देखो साथियों भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको विभिन्न जो उच्चावचों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से भाग हैं देखो मेरे भाई, वहाँ पर से बात करते हैं। यहाँ पर से देखो साथियों क्या क्या चीज़ें दिखा रखी है। एक तो आ जाता है मेरे भाई हिमालय पर्वतीय प्रदेश दे रखा है, या फिर इसको एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो आपको दे रखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला दे रखा है। दूसरा बात करें तो दूसरा दे रखा है मेरे भाई उत्तरी मैदान दे रखा है, वहाँ पर से भी उत्तरी मैदान दे रखा है। नेक्स्ट बात करें तो आपको प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है, प्रदेश दे रखा, उसमें से प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है साथियों। यहाँ पर से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश दे रखा है। ज़्यादा कोई खास है नहीं, मैं सारी चीज़ों को कॉमन कर चल रहा हूँ। आगे बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जो बात करें चौथे नंबर पर आपने यहाँ पर से कौन सा लिख रखा है, तटवर्तीय मैदान लिख रखा है। ठीक है, जबकि वहाँ पर से जो एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो देखो साथियों वहाँ पर से कौन सा लिख रखा है, यहाँ पर से लिख सकते हैं भारतीय मरुस्थल लिख रखा है। क्या लिख रखा है मेरे भाई? भारतीय मरुस्थल लिख रखा है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो देखो साथियों इस चीज़ के अंदर से इसको अलग भागों में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो उसमें से इसको डिवाइड किया गया है अलग से, इसी कारण वहाँ पर से 6 भाग आपको देखने को मिलते हैं। मोटा मोटी तौर पर बात की जाए तो देखो यहाँ पर से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया, तटवर्ती मैदान प्रदेश हो गया, साथ ही बात करें तो द्वीप समूह हो गया, प्रदेश हो गया। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक और याद रख लेना मेरे भाई, ये छठे वाला है। ठीक है, ये कौन सा आ जाता है? ये छठा भाग आ जाता है। यहाँ पर से टोटल बात करें तो साथियों भारत को उच्चावचों की दृष्टि से 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब वो 6 भाग कौन कौन से देखो सब अपन मैप की तरफ चलते हैं। मैप की तरफ अपन चलेंगे तो एक नंबर पर तो लाला ये आ गया। कौन सा आ गया? एक नंबर पर तो अपना यहाँ पर आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई उत्तरी मैदानी प्रदेश आता है, ये दूसरे वाला आ गया। ठीक है, तीसरा बात करें मेरे भाई तो तीसरा ये आपके पास में देखने को मिल जाता है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से एनसीईआरटी इसको चौथा मान रही है, मतलब कि भारतीय मरुस्थल को मान रही है। ठीक है, पांचवा बात करें तो देखो साथियों इस मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो चौथा यहाँ पर से इसको कौन सा वाला हिस्से को माना गया है? इस हिस्से को माना गया है। ठीक है, इसको तटवर्तीय मैदान कहा जाता है मेरे भाई। तो तटवर्तीय मैदान है, यहाँ पर से कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। छठा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो हिस्सा आता है द्वीप समूह प्रदेश वाला, ये छठा हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से भारत को भौतिक प्रदेश के आधार पर
6 भागों में डिवाइड किया गया है। ये एनसीईआरटी कहती है, थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, अब अपन इन 6 भागों को साथियों डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इस वाले हिस्से के बारे में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई, पेन रेड वाला, इस वाले के अंदर से अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इस एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो ये रहा आपके पास में हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले तो इसका विस्तार आपको देखना है। इसका जो विस्तार है मेरे भाई, यह पर्वतीय प्रदेश है वो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक चाप में विस्तृत है। ये आपको पता है। देखो साथियों, चाप के रूप में यहाँ पर से नहीं रखा, ये रहा आपके पास में चाप के रूप में तो आ रहा है। इस प्रकार से ये एक विस्तृत आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बात भी सही है। देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री पूर्व से लेकर 96 डिग्री पूर्व तक आ जाता है। साथियों याद रखना, लगभग 22 डिग्री देशांतरीय दूरी यहाँ पर से होती है। इसका जो निर्माण होता है मेरे भाई, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण होता है वो याद रखना तृतीय कल्प से हुआ है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई इसकी प्रक्रिया के बारे में तो साथियों इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण और 33 सागर के अवसादों की वजह से इसका निर्माण होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है मेरे भाई, यह एक नवीन वलित पर्वत है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इतना चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि साथियों एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊँ, सारी की सारी चीज़ें आपको इसी क्लास के अंदर से याद हो जाएँ। ठीक है, थोड़ा सा अपन ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। देखो साथियों 6 भागों में अपन ने डिवाइड किया। कौन कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, भारतीय मरुस्थल आ गया, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर से अपन चर्चा कर रहे हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश से साथियों इसका जो विस्तार आएगा ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ एक चाप के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है साहब, इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। देशांतरीय विस्तार आपको पता है कि 74 डिग्री से लेकर 96 डिग्री पूर्वी तक आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो तृतीय कल्प से हुआ है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये एक नवीन वलित पर्वत है। ये चीज़ें आपको देखने को मिली, ये मोटा मोटी तौर पर अपन ने यहाँ पर से देखी। अब बात करते हैं मेरे भाई कि जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है इसको अपन 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे अपन भौगोलिक विभाजन के हिसाब से और दूसरा पढ़ेंगे अपन साथियों इसकी प्रादेशिक विभाजन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये रहा आपके पास में हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से कर दिया मेरे भाई। कौन कौन सा करा, देखो यहाँ पर से बात करें तो एक तो ये आ गया, दूसरा बात करें मेरे भाई एक ये आ गया। ठीक है, सुंदर नहीं लग रहा ना, इसको मिटा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो सुंदर लगा देते हैं। एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा ये आ जाता है। ये चीज़ें अपने यहाँ पर से देखी। सुंदर नहीं बनाना ये भी, चलो इसको बैक करते हैं, फिर सुंदर बन जा भाई, जिससे लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए। चलो ये बन गया। यहाँ पर से अपने क्या देखा मेरे भाई, इसी के बारे में अपने बात करनी है। तो भौगोलिक विभाजन देखेंगे अपन। जो भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से होता है, एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वहीं बात करें प्रादेशिक विभाजन मेरे भाई, तो यहाँ पर से कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय जिसको कहा जाता है, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय आपको देखने को मिलेगा। और बात करें मेरे भाई इसकी स्थिति के बारे में तो देखो साथियों, ट्रांस हिमालय है वो मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये थोड़ा सा याद रखना है किस प्रकार से वो सारी चीज़ें अपन देखने को मिल जाएंगी। तो अब साथियों अपन देखा कि जो भारत का या फिर जो हिमालय का विभाजन अपने देखा कि भौगोलिक विभाजन ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। पहले अपन इसी के बारे में राम कहानी देख लेते हैं कि मेरे भाई ये क्या रामफल है। ठीक है, तो बाद में अपन देख लेंगे इसका जो प्रादेशिक विभाजन है वो भी एकदम सरल तरीके से करने का मैं प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं मेरे भाई, ये भारत जो भौगोलिक विभाजन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लो, इससे सवाल बहुत बार बनते हैं। ठीक है, तो बात करें मेरे भाई सबसे पहले अपन भौगोलिक विभाजन के अंदर से ही ट्रांस हिमालय के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपके पास में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बात करें मेरे भाई, यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। देखो साथियों आपका मैप आ जाता है, यहाँ पर से आपके पास में जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है,
ठीक है, जिसके अंदर से साथियों कौन कौन से देखने को मिलेंगे, लद्दाख प्लस तिब्बत वाली जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर से देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से और क्या चीज़ें लिखा गया है। यहाँ पर से चीज़ें लिखी गई कि इसकी जो जलवायु है उसके बारे में लिखा गया है। इसकी जलवायु क्या कहती है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अतः यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और वनस्पति का अभाव रहता है। मतलब कि जब आप भारत के यहाँ पर से ऊपर वाले हिस्सों के अंदर से देखोगे लद्दाख की तरफ से, तो आपको यहाँ पर से वनस्पति है वो न के बराबर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सबको पता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसकी जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व तक साथियों ये 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चौड़ाई बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से इसकी जो चौड़ाई आती है वो आपको देखने को मिलेगी करीबन कितनी मिलेगी, सिरों पर तो साथियों कितनी है 40 किलोमीटर है और मध्य में है साथियों 225 किलोमीटर है। औसत बात करें तो मेरे भाई 250 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। औसत ऊंचाई बात करें तो मेरे भाई 4000 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब बात करें मेरे भाई, ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा मेरे भाई, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो साथियों, इसका जो डिवाइडेशन होता है तो पहला जो आता है ना मेरे भाई, उसका नाम आता है काराकोरम। कौन सा आता है मेरे भाई, काराकोरम श्रेणी आता है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें, काराकोरम के बाद में दूसरे चलोगे तो आपके पास में आएगा लद्दाख आएगा। कौन सा आएगा, लद्दाख श्रेणी आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो आता है वो जास्कर श्रेणी आता है। कौन सा आता है मेरे भाई, जास्कर श्रेणी आता है। यहाँ पर से देखते हैं, देखो साथियों ये रहा आपके पास में मैप के अंदर से पहला बात करें मेरे भाई, ये जो है ये काराकोरम श्रेणी है, ये मैप में दिख रहा है ना आपको। मैप के अंदर से बात करें तो दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है मेरे भाई, ये लद्दाख श्रेणी आ गया। और तीसरा बात करें मेरे भाई, ये आ जाता है कौन सा, जास्कर श्रेणी आ गया। और इसके अंदर से बात की जाए मेरे भाई, ये जो हिस्सा बचता है तो इसी को साथियों क्या कहते हैं, ये 3 लाइन जो दिख रही हैं ये साथियों क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। यहाँ पर से लिख सकते हो ट्रांस हिमालय, लिख सकते हो साथियों क्या है, ये ट्रांस हिमालय। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने देख ली। अब बात करते हैं मेरे भाई, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। काराकोरम श्रेणी क्या है, किस प्रकार से क्या क्या इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके पास में थोड़ा सा, चलो ब्लैंक स्लाइड ये आ गया। काराकोरम श्रेणी के बारे में अपन बात करें लाला, तो ये क्या है, इसका जो उपनाम बात करें तो साथियों कृष्णागिरी इसको कहा जाता है, या फिर साथियों कह सकते हो कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी आपको मानी जाती है। यह ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर की ओर और सबसे ऊंची श्रेणी है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि आपने यहाँ पर से मैप के अंदर से देखा था मेरे भाई, ये है सबसे ऊपर की तरफ है, उत्तर की साइड में है। मैप से पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, तो मैं आपको मैप से ज़्यादा याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपने देख ली। सर्वोच्च चोटी बात करें तो याद रखना K2 है, इसको गॉडविन आस्टीन कहा जाता है साथियों, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर आपको याद रखनी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी यही मानी जाती है। अन्य चोटियों के बारे में अपन बात करें तो साथियों अन्य चोटियाँ आ जाती हैं, गसेर बूम आ जाती है। दूसरा बात करें बॉन्ड पीक आ जाती है। बॉन्ड पीक के बाद में दूसरी बात करें तो साथियों कौन सी आती है, यहाँ पर से नाम आता है, देखो इसको थोड़ा सा अलग लिख लेना, यहाँ नाम आता है मसेर बूम आता है। कौन सा आता है, मसेर बूम आता है मेरे भाई। प्रमुख हिमनदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर से जो काराकोरम श्रेणी के अंदर से साथियों सियाचिन देखने को मिलेगा, जो सबसे ऊंचा युद्ध भूमि है, याद रखना है। और हिमनद के बारे में बात करें तो बियाफो आ गया, बालतोरो आ गया, हिस्पर आ गया, ये सारे के सारे इसी के हिमनद माने जाते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई नुब्रा घाटी, तो सियाचिन हिमनद से साथियों नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है साथियों। यहाँ 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। कौन से, इस क्षेत्र के अंदर से साथियों 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो अपने तो हैं, यहाँ पर से इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों दूसरा आ जाता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी से पहले अपन एक चीज़ और याद रख लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या याद रखना है आपको, याद रखना है वो चीज़ बात करते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से एक दर्रा है काराकोरम दर्रा। कौन सा लाला, काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है मेरे भाई, ये किसको जोड़ता है, ये याद रखना भारत व चीन को जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य है, ये थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा है, काराकोरम आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई, ये जो नुब्रा घाटी है ना, इस नुब्रा घाटी के अंदर से साथियों
जो शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो ज़्यादा कोई खास है नहीं, आपको याद रखना है। दूसरा बात करें, इस नुब्रा घाटी का जो पुराना नाम था वो भी याद रखना। इसका पुराना नाम क्या था मेरे भाई? डुमरा। क्या नाम था? डुमरा पुराना नाम था, पुराना नाम था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अर्थ इसका क्या था साथियों? कि फूलों वाली घाटी इसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर से बता दी मेरे भाई। अब बात करते हैं कौन सा? अब दूसरा आ जाता है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी बात करें तो साथियों ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है, याद रखना है। पहली मैंने बता दी। दूसरा बात करें, तिब्बत में से कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना था मेरे भाई? इसको तिब्बत के अंदर से कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई, वो भी याद रखना है। कौन सी है? राकापोसी है। कौन सी है? राकापोसी है। उस ऊपर वाले की कौन सी थी मेरे भाई? ऊपर वाले की जो काराकोरम पढ़ कर आए थे उसकी केटू थी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई बात करें तो राकापोसी की जो ऊंचाई है मेरे भाई 1788 मीटर है, याद रखना है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये भी याद रखना है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है साथियों कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है। कौन सी श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि लद्दाख का जो पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखना, जिसकी ऊंचाई है 4800 मीटर। यहाँ साथियों मिनी या फिर शीत मरुस्थल जैसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी पाई जाती हैं? मिनी या फिर शीत मरुस्थल पाया जाता है, ये भी याद रखना। भारत के अंदर से गर्म मरुस्थल बात करें तो आपको पता ही है कि साथियों थार का मरुस्थल आपको देखने को मिल जाता है। अगर ठंडा मरुस्थल या फिर शीत मरुस्थल बात करें तो साथियों लद्दाख श्रेणी में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा। उस दर्रा के बारे में अपन बात करें तो याद रखना खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, और ये खारदुंगला दर्रा साथियों, ये दर्रा श्योक तथा नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। यह श्योक और नुब्रा घाटी को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील कौन सी श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में मेरे भाई, याद रखना। लद्दाख श्रेणी में भी कहाँ पर से? दक्षिण श्रेणी में स्थित, दक्षिण में स्थित है। दूसरा बात करें, सिंधु नदी है। यहाँ पर जो सिंधु नदी है मेरे भाई, ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है, ये थोड़ा सा याद रखना। जास्कर के और यहाँ पर से कौन कौन से, देखो इसका कहने का मतलब ये है, देखो मेरे भाई ऊपर वाली बात करें तो यहाँ पर से कौन सी आती है? काराकोरम आ जाती है। काराकोरम के बाद में दूसरी आ जाती है मेरे भाई लद्दाख आ जाती है। लद्दाख के बाद में दूसरी कौन सी आती है मेरे भाई? यहाँ पर से आ जाती है जास्कर श्रेणी आती है। मतलब कि इन दोनों श्रेणियों के बीच में बहती है नदी, कौन सी? सिंधु नदी, आपको याद रखनी है। जब आप हवा तंत्र पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे मेरे भाई, कहाँ से निकलती है सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इतना आपको याद रखना है। दो श्रेणी याद हो गई, कौन कौन सी? काराकोरम याद होगी, काराकोरम की कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पीक हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता दी। लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख की सारी चीज़ें यहाँ पर से अपने डिस्कस कर ली। कौन कौन सा दर्रा है यहाँ पर से, सारी चीज़ें अपने यहाँ पर से देख ली। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, तीसरी जो श्रेणी आती है मेरे भाई, नाम आता है जास्कर श्रेणी। कौन सी आता है मेरे भाई? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी कहाँ है मेरे भाई? ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, थोड़ा सा याद रखना है। कहाँ पर से? दक्षिण में स्थित जाती है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई वो कामेट है। कौन सी है? कामेट है। अब देखो साथियों, इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। पहला जो नंबर आता है उसमें से काराकोरम आता है। कौन सा आता है साथियों? काराकोरम आ जाता है। ठीक है, काराकोरम आ जाता है। काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी थी वो केटू थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से लद्दाख आ जाता है। लद्दाख की जो कौन सी थी मेरे भाई? रकापोसी बताई थी ना मैंने, यहाँ पर से मैंने बताई थी रकापोसी बताई थी, ये भी आपको याद रह गई। तीसरा बात करें मेरे भाई, तीसरा आ जाती है जास्कर श्रेणी। कौन सी आती है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कामेट है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रख लेगी मेरे भाई। यहाँ पर से देखो सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो देखो केटू, केटू की ऊंचाई मैंने बताई थी मेरे भाई, कितनी बताई थी? ये भी थोड़ा सा याद रखना है। केटू की कितनी बताई लाला? यहाँ पर से बताई थी मैंने 8611। कितनी थी? 8611 मीटर में थी मेरे भाई। अब जब अपन लद्दाख की तरफ जाते हैं तो रकापोसी की जो मैंने बताई थी वो रकापोसी की कितनी बताई थी? यहाँ पर से 7788 मीटर बताई थी, ये भी बताई थी। ठीक है, जास्कर श्रेणी के बारे में अपन बात करें तो जाति जास्कर श्रेणी मैंने यहाँ पर से लिख रखी है, 7756 मीटर है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। अब जास्कर श्रेणी के अंदर से साथियों, यहाँ पर से साथियों कौन सी है? इस श्रेणी के अंदर सुरू नदी
और सुरू नदी के साथ में साथियों एक का नाम आता है करनाली नदी के बीच ये विस्तृत आपको देखने को मिल जाती है। सिंधु नदी घाटी है मेरे भाई, ये जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। अब एक यहाँ पर से दर्रा आपको देखने को मिलेगा, फोटुला दर्रा। कौन सा मेरे भाई? जो फोटुला दर्रा है ये श्रीनगर लेह मार्ग पर इसी श्रेणी में स्थित आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसको फोटुला दर्रा नहीं, फोतुला कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं फोतुला दर्रा। क्या कहते हैं लाला? फोतुला दर्रा इसको कहा जाता है। याद रखना, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इतना चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तीनों श्रेणियों के बारे में अपने देखा, कौन कौन सी ऊंची चोटी है, कौन कौन से दर्रे हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर से देख चुके हैं। मतलब कि मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों, जो पहला हिमालय था भौतिक विभाजन के हिसाब से ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में अपन सारी चर्चा देख ली कि तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर से अपने देखा, सारी चीज़ें अपने डिटेल कर ली। अब बात करते हैं मेरे भाई, दूसरे नंबर का मैंने कौन सा बताया था? दूसरे नंबर का बताया था मेरे भाई मुख्य हिमालय बताया था, मुख्य हिमालय। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। चलो भाई, ये रहा आपके पास में मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय का जो विस्तार है मेरे भाई, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बात करें तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर से बात करें, देखो साथियों, उस ऊपर वाले में 3 थे, इसमें भी 3 आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब 3 किस प्रकार से हैं उन्हीं के बारे में बात करें। देखो साथियों, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर से याद रखना, इसको कहा जाता है वरद हिमालय। क्या कहते हैं? वरद हिमालय कहा जाता है। दूसरे को मध्य को, मतलब कि बीच में, तो मध्य हिमालय कहा जाता है। और तीसरा बात करें तो साथियों उसको शिवालिक कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, मैं आगे डिटेल में बता दूंगा। अब बात करें मेरे भाई इसके और बारे में, लंबाई कितनी है साथियों? 2400 से साथियों 2500 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। चौड़ाई बात करें तो साथियों 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आती है। दूसरा बात करें तो साथियों इसमें से असंघीय मोड़ आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि हिमालय के दोनों सिरों पर तीखे मोड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, जो मुख्य हिमालय का जो ढाल है, इसका जो कर्व है वो यहाँ पर से कहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे भाई? उत्तरी ढाल है वो ऐसा मिलेगा, उत्तरी ढाल है वो ऐसा मिलेगा। अच्छा नहीं बना क्या? चलो भाई, ऐसा मिल गया, मतलब कि अवतल ढाल इसको कह सकते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, दक्षिणी जो ढाल है वो आपको कैसे मिलेगा? उत्तल मिलेगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। यह आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना है। अब ये ऐसा है तो मेरे भाई इसमें से क्या हो गया कि जो उत्तरी ढाल का ऐसा होने के कारण साथियों यहाँ पर से हिमनद ज़्यादा पाए जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें मेरे भाई हिमरेखा के बारे में, तो हिमरेखा के बारे में बात करें तो साथियों पश्चिमी हिमालय में 5500 मीटर है और पूर्व हिमालय में बात करें तो साथियों 4500 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। पूर्वी भाग के अंदर से साथियों अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर से आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है, देखो साथियों अपन डिटेल में पढ़ते हैं। अब नाम कौन सा है? वरद हिमालय, जो मैंने यहाँ पर से डिवाइडेशन किया था ना, वरद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं। ये तीनों की तीनों साथियों किसके हैं? ये आ जाते हैं साथियों यहाँ पर से मुख्य हिमालय के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसके मिलेंगे? मुख्य हिमालय के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से पहले बात करते हैं जो वरद हिमालय है, इसका विस्तार है साथियों नंगा पर्वत पीओके से लेकर साथियों नामचा पर्वत चीन तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसकी औसत ऊंचाई है मेरे भाई 6100 मीटर है। यह विश्व की सर्वोच्च श्रेणी है, ये भी याद रखना है। इसको साथियों हिमाद्री कहते हैं क्योंकि यह साथियों यहाँ पर से वर्ष भर बर्फ से ढका होने के कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में। प्रमुख चोटियों के बारे में अपन बात करें तो साथियों देखो, तो इसमें से जो सर्वोच्च चोटी आती है साथियों, इसमें से माउंट एवरेस्ट आती है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। इसकी स्थिति नेपाल और चीन में आपको देखने को मिल जाती है। अब नेपाल और चीन के अंदर से साथियों इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो साथियों नेपाल में इसको क्या कहते हैं, उसी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। नेपाल में साथियों इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर से कहा जाता है इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? इसको याद रखना, सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। सागर माथा इसको कहा जाता है। वहीं बात करें साथियों चीन के अंदर से, चीन या फिर बोल सकते हो कि तिब्बत, तिब्बत के अंदर से साथियों इसको क्या कहते हैं? इसको याद रखना, इसको कहा जाता है चोमो लुगामा,
क्या कहते हैं साथियों, चोमोलुंगामा कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और बात करें देखो साथियों, मकालू आ गया, मकालू के बाद में नंगा पर्वत आ गया, नंदा देवी आ गया, कंचनजंगा आ गया, सिक्किम में इसकी स्थिति आ जाती है, धौलागिरी आ गया, अन्नपूर्णा आ गया, नामचा बरवा आ गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से श्रेणी के अंदर से साथियों क्या पाए जाते हैं, याद रखना, अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। क्या मेरे भाई, अल्पाइन हिमनद स्थित हैं। अब वो अल्पाइन हिमनद कौन कौन से हैं, दो चार का नाम याद रख लेना। जैसे सबसे पहला जो नाम आता है साथियों, गंगोत्री आ गया। गंगोत्री के बाद में दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम याद रखना, संतोपथ आ गया। कौन सा आ गया, संतोपथ आ गया। संतोपथ के बाद में तीसरा बात करें तो पिंडर आ गया। पिंडर के बाद में साथियों एक और बात करें तो नाम आता है मिलान आ गया। मिलान के बाद में साथियों एक आता है जेम्मू। ये जेम्मू कहाँ पर है मेरे भाई, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। 5 एक और लिख लो फिर इसके साथ में, संतोपथ के बाद में एक और है मेरे भाई, इसमें से आता है रामनोत्री। यहाँ पर से आएगा वो, कौन सा आएगा, रामनोत्री आएगा। ये साथियों प्रमुख हिमनद आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये जो श्रेणी है ना, कौन सी, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसी श्रेणी के बारे में हम बात करें तो जो वरत हिमालय के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये क्या है साथियों का कंटिन्यूअस है, मतलब कि एक सतत श्रेणी है। और सतत श्रेणी होने के कारण साथियों यहाँ पर से बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। और उन दर्रों को साथियों क्या कहते हैं, ला कहा जाता है। जैसे खारदुंगला, ठीक है, वो सारे थोड़ा सा याद रखना। इसको कहा जाता है साथियों, उत्तर भारत में इसको ला कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा आता है, मध्य हिमालय के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मज़ा आ रहा ना मेरे भाई ज्योग्राफी पढ़कर, थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। अपन कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मेरे थोड़े से इनपुट के हिसाब से, जो आपकी जो पीएसआई की एग्ज़ाम है वो शायद ही आपको साथियों 5 अप्रैल तक होगी, या फिर उसको आगे भी जा सकती है। मैं संभावित मान सकता हूं कि साथियों वो आपको संभावित दी है आरपीएससी के द्वारा, पर वो आगे जा सकती है, ऐसा थोड़े बहुत इनपुट बता रहे हैं। आगे बात करें देखो साथियों मध्य हिमालय के बारे में, तो जो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी चौड़ाई है वो 50 से 80 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर से देखा। अब बात करें देखो साथियों इस श्रेणी के जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे आपको पीर पंजाल है, ये सबसे लंबी श्रेणी है, याद रखना साथियों, ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा बात करें धौलाधर, ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा बात करें तो साथियों मसूरी या फिर नाग टिब्बा, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई। दूसरा बात करें तो एक और आ जाती है साथियों महाभारत आ जाती है। महाभारत साथियों कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है, सॉरी सिक्किम में नहीं है, नेपाल में है। दूसरा बात करते हैं साथियों ब्लैक माउंटेन, तो ब्लैक माउंटेन है ये आपको भूटान में देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। एक और बच जाती है मेरे भाई, उसी श्रेणी के बारे में अपन थोड़ा सा और लिख लो। कौन सी श्रेणी बच गई, एक और बच जाती है जिसका नाम आता है साथियों डोकिया। क्या आता है, डोकिया। ये डोकिया है ना मेरे भाई, ये सिक्किम में है, ठीक है, ये सिक्किम में थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पर है, ये सिक्किम में आपको देखने को मिल जाती है। इतना आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, जो मध्य हिमालय है उसकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करते हैं। मध्य हिमालय के जो विशेषताएं उसके बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से घास के मैदान हैं। ग्रीष्म ऋतु में साथियों शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान विकसित होते हैं, ये भी याद रखना साथियों। यहाँ पर से आपको मर्ग देखने को मिलेंगे, जिसमें से जम्मू और कश्मीर में ही मिलेंगे, जिसमें से सोनमर्ग गुलमर्ग ये आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करें बुग्याल या फिर पैयार, ये साथियों उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं देखो साथियों इनकी जनजातियां फिर या फिर ऋतु प्रवास के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से साथियों यहाँ पर से कौन कौन सी जनजातियां हैं, जैसे गुर्जर हो गया, एक आता साथियों बकरवाल आ गया, ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा बात करें भोटिया, ये उत्तराखंड और सिक्किम में देखने को मिलेंगी मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना। ये लोग क्या करते हैं कि ऋतु परिवर्तन पर साथियों पशुओं के साथ में प्रवास करते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें यहाँ पर से जो पर्यटन स्थल हैं वो शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी श्रेणी में आते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। मध्य हिमालय की श्रेणी के अंदर से ये हैं, ये पर्यटन श्रेणी के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, एक नाम आता है साथियों करेवा। ये करेवा क्या है मेरे भाई, करेवा बात करें तो साथियों कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली झील जो नदी और हिमनद के अवसादों से
को क्या कहते हैं साथियों, करेवा कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये अवसाद अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। इसके अंदर से साथियों देखो करसी किसका है, इसका जो उपयोग होता है वो केसर की खेती के लिए किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। स्थानीय नाम है साथियों, इसको केसर की स्थानीय भाषा में साथियों क्या कहते हैं, जाफरान कहते हैं। क्या कहते हैं, जाफरान कहा जाता है। भारत और मध्य हिमालय के बीच साथियों प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें से कश्मीर घाटी हो गई, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी आपको देखने को मिल जाती है। ये चीज़ें आपको देखने को मिली मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आता है शिवालिक के बारे में अपन बात करते हैं, मतलब कि आउटर हिमालय के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हो गई साथियों, ट्रांस हिमालय देख चुके हैं अपन, ट्रांस हिमालय के साथ में दूसरा जो आता है मध्य हिमालय देखा, मध्य हिमालय का 3 डिवाइडेशन अपने किया। अब आता है साथियों तीसरे नंबर का शिवालिक हिमालय आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक हिमालय के बारे में बात करें तो साथियों इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो भरत हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। इसकी जो ऊंचाई है मेरे भाई 900 से लेकर 1100 मीटर आपको देखने को मिलेगी, चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। अब इसके जो प्रादेशिक नाम है, जम्मू और कश्मीर हो गया, दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा, दुधवा और दोहांग आ जाता है, ये उत्तराखंड में आ जाता है। दूसरा बात करें तो को चूरिया घाट नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। एक आता है साथियों दाफला, मिरी, अबोर, मिसी, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये चूरिया नहीं है शायद तक, ये है चूड़िया घाट है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें मेरे भाई इसके बारे में, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेंगे उसी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों दून और द्वार देखने को मिलेंगे। दून और द्वार के अंदर से बात करें, देखो साथियों क्या क्या चीज़ें हैं। दून और द्वार है ना मेरे भाई, ये जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ स्थित होती हैं, जिनको पश्चिमी हिमालय में तो साथियों क्या कहते हैं, दून कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा बात करें साथियों जो पूर्वी हिमालय उसमें से इनको द्वार कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर से क्या कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहते हैं, दून और द्वार कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना। दून किसको कहते हैं, देखो साथियों पश्चिम में कहा जाता है, जैसे उदाहरण के अंदर से देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो उपयोग होता है साथियों चावल की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द्वार बात करें तो साथियों द्वार आपको पता है कि पूर्व की साइड में कहा जाता है, जो मैं बता चुका हूँ, जैसे निहांग द्वार, अलीपुर द्वार, इसको पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ये चाय की खेती के लिए फेमस माने जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। एक और बात करें मेरे भाई, नाम आता है चोस। क्या होता है चोस, बात करें तो साथियों पंजाब और हिमाचल में जो शिवालिक क्षेत्र के अंदर से मानसून के दौरान बनने वाली जो अस्थायी धाराओं को क्या कहते हैं मेरे भाई, चोस कहते हैं, जो अत्यधिक अपर्दन करती हैं, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है पूर्वांचल हिल्स के बारे में। पूर्वांचल हिल्स के बारे में बात करें तो साथियों इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। इसका जो निर्माण होता है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के अभिसरण से होता है, याद रखना है। जैसे आपके पास में जब भारत का मैप देखते हो तो इस प्रकार से आपके पास में देखने को नहीं मिलता का, ये सारी की सारी जो है ये पूर्वांचल के अंदर से आती हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों ये जो पूर्वांचल श्रेणी के अंदर से हैं, ये हिल्स हैं, ये किससे बनी है मेरे भाई, सैंडस्टोन से बनी हुई है, याद रखना। इसके अंदर से प्रमुख पहाड़ियों के अंदर से बात करें, पटकाई बूम है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। जो सर्वोच्च इसकी चोटी है वो सारामती आती है। कौन सी आती है मेरे भाई, दूसरा बात करें मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में है। मिजो पहाड़ियाँ साथियों मिजोरम में है, याद रखना। और इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो याद रखना कौन सी आती है, ब्लू माउंटेन इसको कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन को, या फिर फांगपुई भी इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, इसके अंदर से जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन के अंदर से डिटेल में बात करने से पहले अपन थोड़ा सा याद कर लेते हैं मेरे भाई कि जो पूर्वांचल हिमालय है यहाँ पर से साथियों विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट सम्मिलित होते हैं, याद रखना साथियों। और नागा पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है मेरे भाई, सारामती आपको देखने को मिलती है, ये याद रखना है। कौन सी आती है यहाँ पर से, सारामती है। और सारामती है मेरे भाई ये पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो ये थोड़ा सा याद रख लेना, नोट डाल के आप लिख सकते हो। ये सारामती क्या है मेरे भाई, ये है पूर्वांचल, पूर्वांचल यहाँ पर से देख सकते हो कि पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, थोड़ा सा याद रख लेना। ये चीज़ें अपने यहाँ पर से। और साथियों जो पूर्वांचल
पहाड़ियों के अंदर से बात करें तो साथियों जो गारो खासी जनजातियां हैं वो भी यहाँ पर से पाई जाती हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में। यहाँ पर से देखो साथियों जो प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किसके द्वारा, सिडनी बुराइन के ने क्या किया साथियों, नदियों के आधार पर साथियों हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। किस प्रकार से बांटा उसी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों पहला जो नाम आता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, जो आपका मैप में दिखा रखा है ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जिसके अंदर से इसका जो विस्तार है वो सिंधु और सतलज का जाता है, लंबाई 560 किलोमीटर आ जाती है। दूसरा कुमायूं हिमालय, ये रहा कुमायूं हिमालय, ठीक है। तीसरा बात करें मेरे भाई तो आ जाता है नेपाल हिमालय, ये तीसरा हिमालय रहा। और चौथा असम हिमालय, ये आपको असम हिमालय देखने को मिलेगा। जो पहला बात करें कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के लिए है। दूसरा बात करें नेपाल हिमालय, ये काली और तिस्ता के लिए है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के लिए आपको जाना जाता है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है मेरे भाई, याद रखना नेपाल हिमालय की आपको देखने को मिलेगी। सबसे कम है वो कुमायूं हिमालय की आपको देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये तो क्या है मेरे भाई, मिनिमम आ जाती है लाला, और ये मैक्सिमम आ जाती है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहले जिस प्रकार से अपने पहले 3 पढ़कर आए थे भौतिक विभाजन, उसी हिसाब से अपन थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा मजा आ जाएगा। पहला बात करते हैं लाला किसके बारे में, यहाँ पर से दे रखा है पंजाब है फिर कश्मीर हिमालय, इसका जो विस्तार है वो सिंधु से सतलज नदी के बीच में स्थित है, ठीक है साहब। यहाँ पर से श्रेणी कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर आपको श्रेणियाँ देखने को मिल जाती हैं। तीर्थ स्थलों में बात करें वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरार शरीफ आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर से खेती है वो केसर की जाती है, फिर बोल सकते हो कि जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ये पंजाब हिमालय। दूसरा बात करते हैं कुमायूं हिमालय, इसका जो विस्तार है मेरे भाई सतलज से काली नदी के बीच विस्तार है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी लाला, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर आ जाती है। अन्य चोटियों में बात करें कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर से जो हिमनद आते हैं वो गंगोत्री, यमुनोत्री आपको देखने को मिल जाती हैं। तीर्थ स्थल बात करें तो पंचप्रयाग, हेमकुंड साहिब आपको देखने को यहाँ पर से मिलते हैं कुमायूं हिमालय के अंदर से। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेपाल हिमालय आ जाता है। इसका जो विस्तार है वो काली से तिस्ता नदी के बीच स्थित है। यह हिमालय का सबसे ऊंचाई का भाग है, याद रखना मेरे भाई, यह हिमालय सबसे ऊंचा भाग है, जो मैंने पहले बता कर आ चुका हूँ। इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें साथियों माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं असम हिमालय, इसका जो विस्तार है वो तिस्ता से दिहांग के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख जो चोटियाँ हैं वो नामचा बरवा चीन में है, कुला, कागरी और साथियों दूसरा नाम बात करें तो चोमो लहरी, ये आपको देखने को मिल जाती है। नदियों के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण साथियों यहाँ पर से जैव विविधता अधिक पाई जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने याद रख ली। अब बात करते हैं देखो साथियों भारत की जो कुछ टॉप 4-5 चोटियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो आता है मेरे भाई, क्यों नहीं चल रहा भाई, K2 आता है। K2 की जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है मेरे भाई। ये POK में लाला, किस में है, POK में जाती है। दूसरा बात करें, दूसरा जो आता है नाम आता है साथियों कंचनजंगा नाम आता है। कौन सा नाम आता है, कंचनजंगा नाम आता है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना है। तीसरा बात करें मेरे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सी आ जाती है मेरे भाई, नंगा पर्वत आ जाती है। कौन सी आती है मेरे भाई, नंगा पर्वत की है 8126 मीटर आ जाती है। चौथा बात करें मेरे भाई, नंदा देवी आ जाती है। कौन सी आती है, नंदा देवी। नंदा देवी की कौन सी आती है मेरे भाई, ये आती है 7817 मीटर। कितनी आती है, 7817 मीटर आती है। पांचवी बात करें तो साथियों एक कौन सी आती है, रकापोसी आती है। कौन सी आती है, रकापोसी आती है। रकापोसी की ऊंचाई है वो 7788 मीटर आ जाती है, ठीक है। और छठा बात करें तो साथियों कामेट आ जाती है। कौन सी आती है, कामेट आ जाती है। कामेट की ऊंचाई है 56 मीटर है। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो साथियों यहाँ पर से जो वैसे बात करें तो देखो K2 है, ये आपको सर्वोच्च चोटी देखने को मिलेगी। अगर बात करें मेरे भाई कुछ चीज़ें हैं याद रखना, यहाँ पर से जो कंचनजंगा है ये अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब कि पूर्ण रूप से जो अधिकार है, पूर्ण अधिकार किसका है मेरे भाई, पूर्ण अधिकार है ये लाला भारत का इसके ऊपर से, मतलब इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा जो आता है वो कौन से आते हैं, देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई, थोड़ा सा भावना में बह गया।
ये आएगी इसके साथ में। पूर्ण अधिकार है नंगा पर्वत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो अविवादित भारत में स्थित है वो आपको कंचनजंगा पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं मेरे भाई कि जो हिमालय श्रेणी के बीच में जो प्रमुख भ्रंश है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये रहा आपके पास में प्रमुख भ्रंश। सबसे पहले बात करें, नाम आता साथियों, इससे सवाल पूछा जाएगा आरपीएससी के द्वारा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें ITCZ के बारे में बात करते हैं। ITCZ किसके किनारे स्थित है, तो याद रखना यह ट्रांस हिमालय और वर्ध हिमालय के बीच स्थित है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें MCT बात करें तो साथियों ये कहाँ पर से है, ये वर्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। तीसरा बात करें MBT, यह मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। MFT साथियों ये बात कहाँ पर है, ये शिवालिक और उत्तर के विशाल मैदान के बीच स्थित है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपने समझ चुके हो कि भारत की जो हिमालय के प्रमुख भ्रंश हैं उसके बारे में अपन देख ली। अब बात करते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो देखो साथियों, प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो देखो साथियों कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के दर्रों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो दर्रा आता है मेरे भाई, काराकोरम दर्रा आता है। कौन सा तला काराकोरम दर्रा आता है साथियों। यह जो दर्रा है श्रीनगर के कहाँ पर से साथियों, गिलगिट को जोड़ता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा और साथियों कहाँ पर जाता है, ये दर्रा है, ये चीन जाने का मार्ग आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें खारदुंगला, यह लेह को सियाचिन और नुब्रा घाटी को जोड़ता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर से दिखा रखा है। सॉरी मैंने यहाँ पर से इसको गलत बता दिया, दुरुस्त आता है बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा है मेरे भाई, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है पाकिस्तान के साथ में, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा मेरे भाई ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखना साथियों। इस दर्रे से साथियों एक NH-1D है वो गुजरता है। दूसरा बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल दर्रा है मेरे भाई, यह दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है, याद रखना ये श्रीनगर को POK से जोड़ता है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया साथियों, बंद कर रखा है। ये दूसरा बात करें देखो कुलगाम से कोस्टी को जाने का मार्ग आपको देखने को मिलेगा वैसे देखा जाए तो। दूसरा बात करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा मेरे भाई यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, याद रखना। यहाँ पर से साथियों आपको जोहार सुरंग है वो देखने को मिलती है, और साथियों इससे एक हाईवे और गुजरता है, वो कौन सा आता है NH-1A। कौन सा है मेरे भाई, NH-1A इसी दर्रे से गुजरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से देखो कौन सा आएंगे, हिमाचल और उत्तराखंड के दर्रों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो हिमाचल के सबसे पहले बात करते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनके बारे में बात करें। इसमें से सबसे पहला ना था बारालाचा दर्रा, ये मंडी या फिर मनाली को लेह से जोड़ता है। दूसरा बात करते हैं रोहतांग दर्रा साथियों, ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, याद रखना। इसके अंदर से अटल टनल बनी हुई है। दूसरा बात करते हैं सिपकी लादर्रा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है साथियों। इसमें से सतलज नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों में, तो यहाँ पर से मान, नीति, लिपुलेख हैं, ये साथियों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। दूसरा बात करते हैं लिपुलेख, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयुक्त होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। थांगला दर्रा मेरे भाई ये उत्तराकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं जो पूर्व दर्रे हैं, पूर्वोत्तर भारत के दर्रे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सिक्किम के दर्रों के बारे में बात करें तो सिक्किम में कौन सा आएगा, नाथुला दर्रा। भारत चीन व्यापार मार्ग आपको देखने को मिलेगा, और प्राचीन रेशम मार्ग भी इसको कहा जाता है, याद रखना। चुम्बन घाटी से इसको आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं जेलेपला, ये सिक्किम को लहसा तिब्बत से जोड़ता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो साथियों बोमडिला आएगा, इसमें से तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा बात करते हैं यांग याप, ये ब्रह्मपुत्र नदी इसी के पास से भारत में प्रवेश करती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिफू बात करें तो साथियों भारत चीन म्यांमार की सीमा पर स्थित है, याद रखना तीनों के ऊपर है। दूसरा बात करते हैं पांगसाऊ, ये जो दर्रा है मेरे भाई ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। और इसी के साथ में साथियों आपका जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है भारत का भौतिक विभाजन के हिसाब से, तो पहला भाग है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको क्लास में मज़ा आया होगा, चीज़ें याद रही होंगी। और साथियों आपको जो क्लास की PDF फाइल है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नए लोग हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। आज के लिए इतना ही। और देखो साथियों जिस प्रकार से आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे पहले यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके साथ में अपन क्या करेंगे, जितने भी पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं
चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो, चाहे एचएसपी के द्वारा पूछे गए हो, मतलब किसी के भी राज्य भारत के अंदर से सवाल पूछे गए हों इंडियन ज्योग्राफी के, वो सारे अपन चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। चाहे यार कैसा भी सवाल पूछ ले, आपका सवाल 100% सही जाएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।